दें जो नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य वो अपना देख रहे हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जा सके। आने वाले नहीं 25 तो कम से कम 25 से कम तो कम 10-20 सीट हमें मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति जीतन राम मांझी कर रहे हैं, और इस तरीके की बयानबाजी करना आने वाले नीट पेपर लीक का मामला था। इस पेपर लीक पर तेजस्वी यादव बहुत अच्छे तरीके से विरोध कर सकते थे, सरकार पर दबाव बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी तरफ बिहार में कई बार ऐसा बाढ़ हुआ है, बाढ़ में मुकेश सैनी के पिता की हत्या होती है, तो एक एग्रेशन जो दिखाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो नहीं दिखाते हैं। अब परसों की बात है जब महागठबंधन ने एक बड़ा मतलब विरोध मार्च किया था। बताया जाता है कि देखिए ललन सिंह काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ललन सिंह गायब हैं, मतलब कई तरह की बातें होती हैं पार्टी के अंदर में, और तभी से ललन सिंह रडार पर नीतीश कुमार के आ गए थे। कल पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए उन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश मौजूद हैं। तो रत्नेश, पहले जो अभी चर्चा हो रही है, मांझी ने सीएम नीतीश को झटका दे दिया, ये बहुत ज्यादा बवाल ऐसे खबर चल रही है, क्या है? देखिए, जीतन राम मांझी एक बार फिर से बिहार की राजनीति के फ्रेम में है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार की वजह से बिहार की राजनीति के सबसे प्रासंगिक नेता हैं। देखा आपने कि 2024 के जनवरी की ये बात है जब जीतन राम मांझी के बारे में खूब चर्चाएं उठी थी। नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़ के एनडीए की तरफ आ रहे थे तो जीतन राम मांझी को मान मनोबल का काम करवाया जा रहा था। ये चर्चा चल रही थी कि जीतन राम मांझी नहीं मान रहे हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें जिस तरीके से विधानसभा में जलील किया था, नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी कि उसका बदला जीतन राम मांझी निकालेंगे। जीतन राम मांझी के पास विधायक थे, और अगर जीतन राम मांझी यहाँ नहीं आते एनडीए गठबंधन में तो शायद बहुमत साबित करने में नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन फेल कर जाती। इस वजह से आपने देखा नित्यानंद राय मौजूद थे जीतन राम मांझी को मनाने के लिए, इसलिए मंगल पांडे बार बार जा रहे थे वहां पर। तो ये एक प्रक्रिया चल रहा था। तो क्या हुआ कि जीतन राम मांझी का नेगोशिएशन पावर उस समय बढ़ गया। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आएंगे आपके साथ, लेकिन लोकसभा में आप हमारे लिए क्या सोचते हैं। लोकसभा में उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो सीट मांग रहे हैं वो सीट आपको दिया जाएगा। समय बदलता चला गया। जीतन राम मांझी गया में एक सीट उन्होंने मांगा, हालांकि डिमांड तो ज़्यादा सीट की थी, लेकिन गया लोकसभा सीट से उनको लड़ाया गया। जीतन राम मांझी आज जीत भी गए हैं। जीतने के बाद वो जिस तरीके से पावर में है, मंत्री की बनने के बाद जिस तरीके से फॉर्म में है, उनका ये फॉर्म कह रहा है कि उनको पावर कहीं और से मिल रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो शामिल हुए हैं, और वो सीधे कहाँ से गाइड हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी के। अच्छा, ये मैंने बाबा के साथ खबर भी की थी, उनकी चाबी कोई और कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल वही मैं बात बोल रहा हूँ कि पावर कहीं और से मिल रहा है। क्योंकि अब नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी सांसद नीतीश कुमार के बने हैं वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में है, वो नीतीश के समर्थन में नहीं है। बहुत कम ऐसे सांसद हैं जो नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य वो अपना देख रहे हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जा सके, आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि उनको कुछ बड़ा पद भी मिल जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो इस चर्चा में है। इस बीच में जीतन राम मांझी ने परसों देखा आपने किस तरीके से उनका एक कार्यक्रम था अभिनंदन समारोह, उस समारोह में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार हमारे पार्टी को विलय कराना चाहते थे, इसके लिए वो हमें लगातार बुला रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर विलय नहीं कराइएगा तो अब ठीक है, छोड़ दीजिए, हमारा साथ छोड़ दीजिए, आप अलग हो जाइए। और उस समय आपने देखा जीतन राम मांझी अलग हो गए थे नीतीश कुमार के साथ में। तो ये तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ ठीक ठाक है। जीतन राम मांझी की ये बात कहने का आखिरकार वजह क्या है? कुछ ना कुछ एनडीए गठबंधन में मामला गड़बड़ जरूर है। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ दी जाएगी, उनके सांसदों को तोड़ लिया जाएगा, और इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ माहौल गड़बड़ जरूर चल रहा है एनडीए गठबंधन में, और शायद इस वजह से जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार पर, हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, नीतीश कुमार की वजह से ही हम आज बिहार के राजनीति में सबसे चर्चा में है, ये उन्होंने स्वीकारा भी। लेकिन ये सब बयानबाजी करना क्या हो सकता है कि अपने लोगों को ये बताना
दिखाना चाहते हो कि दलित समाज का एक नेता, अति पिछड़ा समाज का एक नेता जो है वो आगे बढ़ रहा है। 2025 में उन्होंने ये भी डिमांड किया कि 25 सीटों पर हम लड़ेंगे। कायदे से तो उनका एक लोकसभा सीट है तो 6 विधानसभा सीट हुए, लेकिन वो 25 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की भी कोशिश एनडीए गठबंधन में की जा रही है, ताकि नहीं 25 तो कम से कम 25 से कम तो कम 10-20 सीट हमें मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति जीतन राम मांझी कर रहे हैं, और इस तरीके की बयानबाजी करना आने वाले उपचुनाव के लिए भी दबाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी दबाव जीतन राम मांझी बना रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव अभी विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन बिहार में जो खबरें चल रही है कि कोई मौका गवा दिया लालू परिवार ने। देखिए तेजस्वी यादव पता नहीं क्या, मतलब जब भी बिहार में कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, जब भी कोई ऐसा आपदा आता है, तेजस्वी यादव फ्रेम से गायब रहते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं पिछले लगातार 4-5 सालों में। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जब से वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं, जब से वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, देखा जाता है कि बिहार में बाढ़ हो, बिहार में कोई भी आपदा आ जाए, देश भर में कोई आपदा आ जाए या पेपर लीक का मामला हो, तेजस्वी हमेशा चुप रहते हैं। मतलब जो उनको फ़ायदा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में, वो फ़ायदा वो नहीं उठा पाते हैं। अब देखिए जैसे नीट पेपर लीक का मामला था, इस पेपर लीक पर तेजस्वी यादव बहुत अच्छे तरीके से विरोध कर सकते थे, सरकार पर दबाव बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी तरफ बिहार में कई बार ऐसा बाढ़ हुआ है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पप्पू यादव जैसे नेता जाते हैं, घूमते हैं, लोगों को मदद भी करते हैं। पटना में जब बाढ़ आया था 2019 में, तभी तेजस्वी यादव गायब थे। उस समय पप्पू यादव सबसे चर्चा में थे, तेजस्वी यादव को रहना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, उस समय भी थे वो। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फ्रेम से लगातार गायब रहते हैं। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है, जो अपराध की बात कही जाती है, उस पर तेजस्वी यादव चुप है। जीतन राम मांझी, माफ़ कीजिएगा, मुकेश सहनी के जो पिता की हत्या कर दी गई थी, उसमें भी आपने देखा सिर्फ एक विदेश में थे, बहुत कम बोले। चूँकि क्या था कि महागठबंधन में अभी भी माफ़ कीजिएगा, मुकेश सहनी है, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का समर्थन करना चाहिए। लोकसभा में हेलीकॉप्टर पर घूमने के लिए मुकेश सहनी को खूब ले जाते हैं, खूब प्रचार प्रसार करते हैं। बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ का बात कहा जाता है। जब मुकेश सहनी की ज़रूरत पड़ी आपको, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं सामने में? मुकेश सहनी को जब बातें कही जाती है, मुकेश सहनी का समर्थन जब करने का बात आता है, तब तेजस्वी यादव गायब रहते। एक वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद मामला शांत हो गया। ना तो उनका एक भी ट्वीट, सिर्फ अपराध का बुलेटिन वो जारी करते हैं, एक भी ट्वीट उनका नज़र नहीं आता है अपराध पर। मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है तो एक एग्रेशन जो दिखाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, वो नहीं दिखाते हैं। अब परसों की बात है जब महागठबंधन ने एक बड़ा मतलब विरोध मार्च किया था, उसमें आपने देखा कि लालू परिवार या आरजेडी पार्टी से कोई भी बड़ा नेता वहाँ पर मौजूद नहीं था। कांग्रेस से अखिलेश सिंह मौजूद थे, इसके अलावा जो महागठबंधन में माले है, सीपीआई भाकपा माले है, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन लालू परिवार से कोई मौजूद नहीं था। तो क्या ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है महागठबंधन में? क्या ये कहा जा रहा है कि मतलब तेजस्वी यादव मतलब महागठबंधन में चुनाव के समय ही बाकी दलों का याद आता है, उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी घातक है। एक मौका जो उनको मिलता है वो गंवाते चले जाते हैं, और इस वजह से देखिएगा मौका उनको बहुत सारा मिला 2023-24 में भी, जब नीतीश कुमार उस तरफ थे तो कई ऐसे मौके थे, कई ऐसे अवसर थे जिस पर वो चाहते तो नीतीश कुमार से दबाव डालकर बहुत सारा चीज़ करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सत्ता मिलते ही तेजस्वी यादव, कहा जाता है कि नीतीश पलटी मारने, लेकिन सत्ता मिलते तेजस्वी भी पलट जाते हैं कई बातों से। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर के है कि भाई मौका वो क्यों गंवा रहे हैं। एक बड़ा मौका मिलता है उनको राजनीति चमकाने का, लेकिन मौके से क्यों दूर भागते हैं? अच्छा रत्नेश, सीएम नीतीश जो है अपने कहीं भी अचानक पहुंच जाते हैं, अपने अधिकारी और जो नेताओं हैं उनके घर। कल भी एक ऐसी चीज़ हुई, क्या से बताइए मैंने। देखिए कल नीतीश कुमार अचानक से अपने एक मंत्री बेहद करीबी हैं उनके, विजय चौधरी, उनके आवास पर अचानक से पहुंच गए। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार कई बार ऐसा कर चुके हैं। 2023 की बात है, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर का ये समय था जब नीतीश कुमार अचानक जदयू कार्यालय पहुंच जाते थे। एक खबर ये भी चली थी कि नीतीश अर्ली मॉर्निंग
उठे थे और कहा था उन्होंने कि चलो गाड़ी घुमाओ, पटना की सड़कों पे वो घूमने निकल गए थे। पता नहीं मतलब क्या उनके दिमाग में चलते रहता है कि औचक निरीक्षण करने निकल जाते हैं, जदयू कार्यालय में छापा मार देते हैं। ललन सिंह कहाँ गायब हैं, वीडियो कॉल पर उनको वीडियो फ़ोन पर करा के बताया जाता है कि देखिए ललन सिंह काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ललन सिंह गायब हैं। मतलब कई तरह की बातें होती हैं पार्टी के अंदर में, और तभी से ललन सिंह रडार पर नीतीश कुमार के आ गए थे। कल का जो वाकया ये हुआ था कि अचानक विजय चौधरी के आवास पर पहुंचने का औचक निरीक्षण तो था ही, उनके साथ अशोक चौधरी भी थे, शायद अशोक चौधरी भी थे, तो अशोक चौधरी भी उनके साथ पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा का समय था कल, और वो वहाँ पर एक छोटा सा पूजा पाठ कार्यक्रम रखा गया था। नीतीश कुमार पहुँच गए, समय कुछ और था, पहले ही वो अर्लियर पहुंच गए। इस वजह से चर्चा होने लगी, अरे क्या हो गया, नीतीश कुमार समय से पहले ही पहुंच गए, ये क्या हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लोग उनमें टेंशन में और घबराते हुए नजर आए थे। हालांकि बहुत घबराने की बात नहीं, नीतीश ऐसा अक्सर करते रहते हैं जी। अच्छा, कल से अब बजट सत्र चालू होने वाला है। जदयू आज एक दिल्ली में एक बैठक भी हुई, एक प्री बैठक जो आप बोल सकते हैं, प्री मीटिंग हुई इस बैठक को लेकर। सर्वदलीय बैठक होता है जी, सर्वदलीय। देखिए सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया जाता है कि बजट सत्र के दौरान क्या मतलब प्लानिंग करना है, कैसे बजट पास होगा, तो क्या क्या बजट में होगा, किन किन डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक होता है, सबसे राय मशवरा किया जाता है, बातचीत होती है। उसी दरमियान जदयू के कई सांसद और मंत्री जो थे वहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक से जिद पर अड़ गए कि नहीं, मतलब जिद पे नहीं, कहने का दबाव डालने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि मतलब हमने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बातचीत कही थी, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट सत्र में, जो अगला दिन मतलब आज जो बजट सत्र होगा, आज से मतलब शुरू हो रहा है उसका प्रक्रिया, तो ये बजट सत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस बात को लेकर के न सिर्फ बिहार में, जबकि आंध्र प्रदेश से भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे विशेष पैकेज की डिमांड की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी है, वो भी कह रही है कि नहीं, हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो एक साथ इतने सारे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब, अचानक से नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैसला एक साथ तीनों को तो नहीं दे सकते ना, कुछ कुछ मतलब उसमें करेंगे। जैसे बिहार को विशेष पैकेज दे सकते हैं, या आंध्र प्रदेश को भी विशेष पैकेज दे सकते हैं। जीतन राम मांझी तो कह ही दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि माथा पटकने वाली ये स्थिति है। जो भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो इस तरीके से बयानबाजी नहीं करें। देखिए एक बात ये है कि जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो या ललन सिंह हो, इनको नीति आयोग के गठन में उनको शामिल किया गया है। तो नीति आयोग में भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही थी, और नीति आयोग में भी ये बातें उठ रही हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेकिन आपने देखा आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया हमारे ही चैनल पर कि इतने सारे मंत्री बनाए गए हैं बिहार के, क्या वो काम नहीं कर सकते हैं बिहार के लिए? बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की क्या जरूरत है? इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट मिला है सबको, तो उसके लिए काम करें। बिहार और ज़्यादा डेवलप करेगा, विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? डेवलप करने के लिए ही चाहिए। तो अगर ये सारे मंत्री बिहार में फैक्ट्री लगाने लगे तो शायद बिहार का विकास हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा हुई है, लेकिन जदयू अभी भी जिद पर अड़ी है। अब देखते हैं क्या फैसला लेती है जदयू, क्या विशेष पैकेज चाहिए या फिर विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जी अच्छा, कल आपने ये खबर की थी कि शंकर सिंह जो जीते हैं रुपौली से, वो अब जदयू में समर्थन दे रही है जदयू का। तो चिराग को अब इससे एक बड़ा झटका लगा है। देखिए चिराग से जोड़कर लोग इसे देख रहे हैं, चिराग से जोड़ के इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने लोजपा से इस्तीफा दे दिया है। अब वहाँ से निर्दलीय विधायक है शंकर सिंह। अब वो जिसको चाहे मन करे, मतलब वो समर्थन करें, चाहे चिराग को भी कर सकते हैं या फिर जदयू कर सकते हैं, या फिर राजद की तरफ से भी ऑफर आया होगा कि आप हमारे साथ आ जाइए। पप्पू यादव भी उन पर नजर गड़ाए हुए थे, ये भी चर्चा थी कि सब पप्पू यादव ने सपोर्ट किया है उनको चुनाव जिताने में। तो उनकी मर्जी है, निर्दलीय जीत गए हैं, वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे साथ जो वहाँ पर अति पिछड़ा समाज है वो हमारा समर्थन किया है। जो मंडल की लड़ाई है, जो मंडल की बातचीत कही जाती है, वो कहीं ना कहीं अब हमारे साथ होगा, तो अति पिछड़ा समाज हमारे साथ रहेगा। तो वो समझते हैं कि भाई 2025 में भी हमारे लिए एक अवसर मतलब निकल गया है, हमारे लिए अवसर है 2025 में भी, क्योंकि 1 साल का टेन्योर है उनका। 1 साल में उनकी विधायकी फिर खत्म हो जाएगी, 1 साल बाद फिर 2025 में चुनाव होगा। तो इसे चिराग से जोड़ के देखना मुझे लगता है कि शायद ये क्या कहा जाता है ना कि मतलब सिर्फ हेडलाइन को लेकर के, मतलब हेडलाइन मैनेजमेंट वो कहीं ना कहीं है।
तो ये सारी परिस्थितियां हैं। और आज दिन भर देखिए, विधानसभा का सत्र भी आज शुरू हो रहा है। विधानसभा के सत्र में भी बहुत सारी बातें उठेंगी। विशेष राज्य के दर्जे पर खूब हो हंगामा होगा। वहाँ से जो भी अपडेट आएगा विशेष राज्य के दर्जे पर या विधानसभा के अंदर से, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है विधानसभा के अंदर, क्या कुछ होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। विशेष राज्य के दर्जे, अपराध, इन तमाम चीज़ों पर हंगामे आपको लगातार इस पर अपडेट हम देते रहेंगे। अच्छा रत्नेश, लेकिन शंकर सिंह ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो निर्दलीय खेमे में ही बैठेंगे विधानसभा में। देखिए, उनको कहीं ना कहीं तो जाना है ना, एक साल के लिए ही जाए, वो भी तो देखते हैं कि मतलब मेरा जनाधार कहाँ पे है, कहाँ पे हम जाएंगे तो आने वाले भविष्य में हमारा। अब चूंकि वहाँ से फिर देखिए, वो बहुत प्रयास किए हैं। 2005 से लगातार वो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता हासिल नहीं मिल रही है। तो क्या मतलब जरूरी तो नहीं है कि एक बार निर्दलीय जीत गए तो बार बार निर्दलीय ही जीतेंगे। किसी ना किसी पार्टी का साथ तो चाहिए ही चाहिए ना उनको। तो इस वजह से पहले उन्होंने उनके बारे में चर्चा की कि जदयू को समर्थन दिया, फिर एक चर्चा उठी कि नहीं, उन्होंने किसी का समर्थन नहीं दिया। फिर अब देख रहे हैं कि जदयू के एमएलसी हैं, उनके आवास पर वो रुके हुए हैं और इस बात की चर्चा है कि वो जदयू को ही समर्थन देंगे। आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शंकर सिंह किस लॉबी में बैठते हैं वो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। फिलहाल रातों रात में इतना ही। आज की भी जो खबरें होंगी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।